टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था क्या? टीथ में लिख लिया था, एनेमल, डेंटाइन, इन सब के बारे में लिख लिया था। ठीक है, मतलब टीथ के बारे में पढ़ चुके थे। अच्छा, जो भी दांत होते हैं उनमें जड़ की संख्या सामान्यतः तो एक होती है, लेकिन कुछ दांत जैसे प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए, इनमें जड़ों की संख्या में अंतर होता है। वो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी मैंने संरचना पूरी पढ़ ली थी। टीथ के कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग है ना। दिखाई देने वाला भाग क्राउन, जो मसूड़ों के बीच में होगा वो नेक, और जो जबड़े की हड्डी में होगा वो कौन सा है? रूट। टीथ के घटक की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? एनेमल। और दांत का अधिकतम भाग किससे बना? अधिकतम भाग। और डेंटाइन के अंदर की कैविटी, डेंटाइन के अंदर की गुहा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? पल्प गुहा। अच्छा, इसके बाद जो एनिमल अपन ने पढ़ा, उनको कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं एनिमल को? एनिमल को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी? एमिलोब्लास्ट। कौन सी? एमिलोब्लास्ट। और डेंटाइन को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी? ओडोंटोब्लास्ट। अच्छा, पल्प कैविटी का निचला सकरा भाग क्या कहलाता है? पल्प कैविटी का निचला सकरा भाग क्या कहलाता है? निचला भाग सकरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? रूट कैनाल। रूट कैनाल कहते हैं, बिल्कुल। और उसके नीचे जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? वो छिद्र क्या कहलाता है? एपिकल छिद्र, है ना। अच्छा, अब हमने कहा कि जो दांत हैं, देखो इसमें कौन कौन से दांत होते हैं भाई? अपने इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, यही दांत है। अब इसमें जड़ों की संख्या की बात कर रहे हैं। पहले ऊपरी दांत में और निचले दांत में, ऊपरी दांत और निचले दांत में दोनों इंसाइजर में जड़ की संख्या 1-1 होगी, कैनाइन में जड़ की संख्या 1-1 होगी, प्रीमोलर में जड़ की संख्या 2 और 1 होगी, और मोलर में 3 और 2 होगी। ठीक है, मतलब मोलर में ऊपरी जबड़े के जो मोलर होंगे, चवंडक होंगे, कितनी जड़ होगी इसमें? 3 होगी। और नीचे वाले में कितनी होगी? 2। ऊपरी प्रीमोलर में कितनी जड़ होगी? निचले में, और बाकी सब में 1-1। ठीक है, तो ये है जड़ों की संख्या। तो दांत के बारे में, दांत का कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से अपन दांत की बात करते हैं तो दांत का कार्य क्या है? भोजन को चबाना। भाई भोजन को चबा के छोटे रूप में परिवर्तित करना। तो कार्य दांत के बारे में पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी देर किसका कार्य लिखा है। तो दांत का कार्य क्या है? भोजन को चबाना। भाई भोजन को चबाने से क्या फायदा हुआ? भोजन को बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े में करने से क्या फायदा हुआ? कि जो एंजाइम थे उनको ज्यादा क्षेत्रफल मिल गया काम करने के लिए। भाई पाचन आगे जो होने वाला है वो कौन करने वाला? एंजाइम करने वाले। तो एंजाइम को ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला कार्य करने के लिए, तो भोजन को चबाया गया, जिससे क्या हुआ? एंजाइम को कार्य करने के लिए अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। एंजाइम को कार्य करने के लिए अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है, इसलिए भोजन को चबाया जाता है। अब दांत के बाद मुख गुहा में दूसरी संरचना जो अपन है, दांत के बाद अब दूसरी संरचना कौन सी पढ़ेंगे अपन? दूसरी संरचना जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है टंग या जीभ। भाई मुख गुहा में मैंने कहा था 3 संरचनाएं अपन पढ़ेंगे जो कि पाचन में सहायता करती हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? पहली क्या बड़ी? दांत। दूसरा और तीसरी लाल ग्रंथि। लाल कोई संरचना थोड़ी होती है, संरचना बोल रहा हूँ। तो पहली कौन सी थी? दांत कितने प्रकार के थे? 4। दूध के दांत कितने? दूध के दांत 20। और इसमें द्विबार दंती कितने? तो द्विबार दंती 12 बोल रहा है। द्विबार दंती कितने? 20। और एक बार दंती कितने? एक बार दंती। अवशेषी दांत कौन सा होता है? अवशेषी दांत कौन सा? थर्ड प्रीमोलर तो थर्ड को जोड़ते हैं, थर्ड मोलर, तीसरा चवंडक। ठीक है, चलो ठीक है। अब जीभ के बारे में अपन बात करते हैं। तो जीभ जो होती है, जीभ या टंग, नेक्स्ट टॉपिक जो है। अच्छा, जीभ जो है वो पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना। इसमें कोई हड्डी होती है क्या जीभ में? होती है। अच्छा, होती है। जिसकी जीभ में है भाई वो देख लेना, वैसे नहीं होती है ना, कुछ बोल रहे होती होगी उसकी। तो वैसे जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। तो जीभ जो है पेशीय संरचना है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। हाँ, पीछे की तरफ यहाँ पर एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसको हायोइड कहते हैं। पीछे की तरफ एक हड्डी से जुड़ी हुई है वो, जिसको क्या बोलते हैं? हायोइड। तो पेशीय संरचना हड्डी नहीं है, लेकिन पीछे की ओर किससे जुड़ी होती है? पीछे की ओर हायोइड अस्थि से जुड़ी होती है। पीछे की ओर हायोइड अस्थि से जुड़ती है। ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ अगर अपन बात करें, सामने की तरफ, तो नीचे मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है, पतली सी झिल्ली के द्वारा। मुख गुहा के फर्श से एक पतली सी झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं कि जीभ जो है मुख गुहा के फर्श से या फ्लोर से झिल्ली द्वारा जुड़ती है। जीभ के नीचे देखो पतली सी झिल्ली होगी, है कि नहीं है? तो दिखाई नहीं दे रही तो महसूस करके देखो, है कि नहीं? आज तक देखी नहीं झिल्ली हमने। जीभ के नीचे है ना एक झिल्ली, पतली सी मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? उस झिल्ली को अपन कहते हैं फ्रेन्यूलम। वो झिल्ली क्या कहलाती है? उस झिल्ली को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम, या पूरा नाम इसका लिखें तो अपन फ्रेन्यूलम लिंग्वी कहते हैं इसको। फ्रेन्यूलम लिंग्वी कहते हैं। एक फ्रेन्यूलम और पढ़ा था अपन ने, पढ़ी थी एक और फ्रेन्यूलम कोई झिल्ली पढ़ी थी, बताई थी मुख गुहा में? बोले सर आपने पढ़ाई होगी, हमने तो नहीं पढ़ी है ना, तो क्वेश्चन ही गलत है बोले आपका। अच्छा ठीक है, मैंने एक झिल्ली पढ़ाई थी जो होंठ को मसूड़ों से जोड़ती है, पढ़ाई थी। क्या कहते हैं? लेबियल फ्रेन्यूलम। वो क्या थी? वो झिल्ली क्या थी? अब तो बता दी, कभी नहीं बोलोगे। और वो पीछे तो पता नहीं कौन सी चर्चा चल रही होगी, कोरोना की आपातकालीन। देखो नीचे से पैसे मिले क्या? तो और इनको चिल्लाने के मिले। हाँ, तो उसको अपन कहते हैं लेबियल फ्रेन्यूलम। लेबियल फ्रेन्यूलम जो होंठ को किससे जोड़ती है? हाँ, तो चलिए, तो आपको जो झिल्ली थी वो लेबियल फ्रेन्यूलम थी, ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर जीभ में देखें तो जीभ के 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग आपको मिलेंगे। एक तो होता है इसका ग्रसनीय भाग। 2 भाग होते हैं जीभ के, एक है ग्रसनीय भाग और दूसरा है मुखीय भाग। 2 भाग होंगे, ग्रसनीय भाग और मुखीय भाग होगा। ग्रसनीय भाग जिसको अपन कहते हैं फेरिंजियल पार्ट,
ये फेरेंजियल पार्ट है, और मुख्य भाग जिसको अपन कहते हैं ओरल पार्ट। मतलब एक भाग इसका छोटा सा भाग ग्रसनी में होता है पीछे की तरफ, और बाकी का अधिकतर भाग मुखगुहा में होता है। लेकिन जीभ मुखगुहा में खत्म नहीं हो जाती, पीछे तक होती है ना, ग्रसनी तक होती है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली दो भाग है इसके, आप देखिए जैसे इस तरीके से। आगे वाला भाग कहलाता है मुखीय भाग, ये क्या है, ये है मुखीय भाग जो इसका 2/3 भाग बनाता है। और पीछे वाला भाग जो है, ये पीछे वाला भाग जो है वो कौन सा है, ये है ग्रसनीय भाग जो इसका 1/3 भाग बनाता है, ठीक है। और इसके बीच में एक खांच होती है, ऐसी लकीर सी बनी होती है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक खांच होती है, ऐसे बीच उल्टे वी के आकार की, जीभ में पीछे की तरफ होती है, कैसी खांच होती है, कैसी लकीर होती है, जिसको अपन कहते हैं, इस लकीर को क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस। बिल्कुल, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनेल या टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस कहलाती है ये, ठीक है। एक उल्टी वी के आकार की खांच होती है जीभ के पिछले भाग में, ठीक है। और इसके बीच में एक गड्ढा होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, बिल्कुल पतला सा बारीक सा एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे को अपन कहते हैं फोरामेन सीकम। ये कहलाता है क्या, फोरामेन सीकम कहलाता है, ठीक है। फोरामेन सीकम है ये जो गड्ढा होता है, गर्दनुमा संरचना होती है, पतला सा गड्ढा, मतलब बारीक सा गड्ढा होता है, जहां पे दोनों भी की रेखा मिलती है ना, वहां पर तो ये जो होता है गर्त होता है। ये फोरामेन सीकम क्या होता है, गर्त होता है, ठीक है ना, गर्त या गड्ढा होता है। इतनी संरचना समझ में आई। तो जीभ के कितने भाग, कितने भाग, आगे वाला भाग, आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग, बीच में जो लकीर होगी उसको क्या कहेंगे, बीच में जो लाइन है उसको क्या कहेंगे, सल्कस। उसके बीच में एक गर्दनुमा या गड्ढा होगा, क्या कहेंगे, फोरामेन सीकम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुख्य भाग होता है वो चिकना नहीं होता। मुख्य भाग चिकना होता है क्या, चिकना नहीं होता ना, उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं ना। मुख्य भाग चिकना नहीं है, उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इस भाग में उन उभारों को क्या बोलते हैं, इसका जो ओरल पार्ट होता है मुख्य भाग में उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को अपन कहते हैं पेपिली, पेपिला या पेपिली, बहुवचन करेंगे तो क्या कहेंगे, पेपिली, ठीक है। और एक होगा तो पेपिला कह देंगे, ठीक है। तो जो उभार पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या, पेपिली कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, इनमें होती है, इनमें स्वाद कलिकाएं, इनमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हमको स्वाद का पता चलता है ना। वो जो टेस्ट बड्स होती हैं वो स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो किसमें मिलती हैं, किसमें मिलती हैं, पेपिली में मिलती हैं, ठीक है। जो उभार होते हैं ना, उन उभारों में मिलती हैं स्वाद कलिकाएं, ठीक है। अब कौन कौन सी स्वाद कलिकाएं होती है चलिए देखते हैं, और उनके कौन कौन से स्वाद के लिए वो जिम्मेदार होती हैं उसकी भी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो संरचना बनाते हैं यहाँ पर, मुख्य भाग बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया भाई। इसके आगे मुख्य भाग होगा इसका। यहाँ पर कुछ पेपिली जीभ में पीछे की तरफ होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं। जीभ में मुख्य भाग में पीछे की तरफ कुछ उभार होंगे जो कि आकार में बड़े होते हैं, संख्या में सबसे कम है, संख्या में सबसे कम, आकार में सबसे बड़े। इनको कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिली। ये क्या कहलाते हैं, सर्कमवैलेट, या इनको कहते हैं वैलेट पेपिली। ये सर्कमवैलेट या वैलेट पेपिली जो होते हैं आकार में सबसे बड़े होंगे, ठीक है। और इनकी संख्या जो होगी, संख्या क्या होगी, आकार में सबसे बड़े और संख्या में सबसे कम होंगे, ठीक है। और इनमें जो स्वाद कलिकाएं मिलती हैं, इनमें जो स्वाद कलिकाएं होंगी वो होती हैं कड़वे स्वाद के लिए। कौन से स्वाद के लिए, कड़वा स्वाद जो होता है उसके लिए स्वाद कलिकाएं होती है, बेटा टेस्ट। इसलिए जब भी कोई अपन देखता है टैबलेट वगैरह कुछ खाते हुआ, सबसे ज्यादा कड़वा पीछे की तरफ लगता है, कभी महसूस किया है, नहीं। अच्छा, तो स्वाद हम क्या बोलते हैं, कड़वा स्वाद इसलिए जीभ में पीछे की तरफ नहीं लगता। ठीक है, हमें कड़वे स्वाद की बात करो, मीठा स्वाद आएगा अभी, रुको, मीठा आने वाला है, मैं कड़वे की बात कर रहा हूँ। तो कड़वा स्वाद इसलिए आपने महसूस किया होगा, कहाँ पर लगता है ज्यादा, जीभ में पीछे की तरफ। क्यों, तो कड़वा स्वाद पीछे की तरफ क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि कड़वे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं पीछे की तरफ होती हैं, ठीक है। और कौन से पेपिली में होती हैं, कौन से पेपिली में होती हैं, अब देख के तो बोलो कौन से पेपिली में, सर्कमवैलेट में होती है, ठीक है। फिर जीभ में देखो, यहाँ पर आगे की तरफ, साइड में, बीच की तरफ, बीच में, साइड में, आगे की तरफ, यहाँ पर कुछ पेपिली मिलते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो मध्यम आकार के होते हैं और संख्या में भी मीडियम ही होते हैं। इनमें जो स्वाद का, इनको कहते हैं फंगीफॉर्म पेपिली। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फंगीफॉर्म पेपिली, ठीक है ना। ये फंगीफॉर्म पेपिली जो होते हैं, इनमें स्वाद कलिकाएं मिलती हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं मिलेंगी किसके लिए, खट्टा, मीठा जो अभी आ रहा है ना, और नमकीन। तो इन स्वाद कलिकाओं पे काम लोगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना, खट्टा, मीठा और नमकीन, ठीक है। और इन्हीं के साथ जो है बहुत सारी स्वाद कलिकाएं जो पेपिली होती हैं, जो कि संख्या में सबसे अधिक हैं लेकिन आकार में सबसे छोटी है, संख्या में सबसे अधिक और आकार में सबसे कम है। इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये भी आगे की तरफ और साइड में है, आगे की तरफ और, तो ये जो पेपिली है फिलीफॉर्म है, जो भी आगे की तरफ और साइड में है। और इनमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा, इनमें स्वाद कलिकाएं क्या है, अनुपस्थित है, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। ये पेपिली जो है सबसे छोटे, आकार में अगर बात करें तो सबसे छोटे व सबसे अधिक, संख्या में बात करें तो सबसे अधिक है, सबसे छोटे हैं और संख्या में सबसे अधिक हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के ये पेपिली हैं। और चौथे पेपिली होते हैं जो कि जीभ के साइड में से थोड़े से होते हैं, जीभ के साइड में बहुत छोटे से, ये अवशेषी होते हैं हमें। ये कैसे होते हैं, ये जीभ के साइड में मिलते हैं, जिनको अपन कहते हैं फोलिएट पेपिली, फोलिएट पेपिली। और ये जो फोलिएट पेपिली होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अवशेषी, अवशेषी का मतलब तो पता है ना, जो कोई भी कार्य नहीं करते, जो कोई भी कार्य नहीं करते। ये खरगोश वगैरह में क्रियाशील होते हैं, फंक्शनल किसमें होते हैं, खरगोश, ठीक है। तो पेपिली समझ में आ गए। सबसे बड़े पेपिली जो पीछे की तरफ, सबसे बड़े पेपिली पीछे की तरफ सर्कमवैलेट,
किस स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं? कौन सा स्वाद? कड़वा। सामने और साइड में जो मध्यम आकार के पेपिली कौन से? फंगीफॉर्म। स्वाद कलिकाएं किसके लिए? खट्टा मीठा। सबसे छोटे और सबसे अधिक कौन से? कौन से? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित। और अवशेषी कौन से हैं हमें? अवशेषी कौन से हैं? फोलिएट। अच्छा, मिर्च के लिए कौन से पेपिली होंगे? चलिए बताओ। तीखे स्वाद के लिए? तीखे स्वाद के लिए तो लिखे नहीं, पेपिली पूरे पढ़ लिए। एक्चुअली तीखा जो होता है वो स्वाद नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई भी पेपिली नहीं है, वो केवल एक प्रकार की जलन है। तीखा जो है वो स्वाद नहीं होता। जितनी ज्यादा जलन होती है, तो जितनी ज्यादा जलन होती है हम कहते हैं तीखा उतना ज्यादा है। जलन कम होती है हम कहते हैं तीखा कम है। जलन नहीं होती है हम कहते हैं तीखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये तीखा कोई स्वाद नहीं है। तीखा क्या है? क्या है? जलन है। तो अब लड्डू खा के जलन मिटाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये लिखते भी रहो। तीखा, तीखा या मिर्च के लिए पेपिला अनुपस्थित। क्यों? तीखा स्वाद नहीं, जलन है। तीखा स्वाद नहीं है, जलन है। चलो फटाफट लिखो। देखो, जीभ जो है उसके अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से स्वाद सबसे ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं वो बता रहा हूं। अच्छा, इनमें जो जितने भी है ना, ये एफ वाले, फोलिएट है, फिलीफॉर्म है, फंजीफॉर्म है। कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है किसमें क्या था और क्या नहीं था। तो आप ऐसे थोड़ी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे फंजीफॉर्म को छोड़ो, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स सुने ना आपने? रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होते हैं? खाली होते हैं। तो इसका मतलब ये खाली है, इनमें कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं है। ऐसे फिलीफॉर्म को आप फिल इन द ब्लैंक्स से याद रख लो कि इनमें ये जो फिलीफॉर्म वाले जिसमें फिल आ रहा है उसमें कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान होते हैं, खाली होते हैं। वैसे ये भी खाली है। दूसरा फोलिएट। फोलिएट देखो, फोलिएट का मतलब होता है पत्ती। फोलियम का मतलब बॉटनी में पत्ती होता है। फोलियम मतलब पत्ती होता है ना। हम क्या पत्ती खाते हैं? नहीं खाते। तो फोलियम वाले हमारे में क्या है? किसी काम के नहीं। जैसे पत्ती हमारी किसी काम की नहीं है, हम कच्ची पत्तियां नहीं खाते ना भाई। वैसे ही फोलियम जो है वो किसी काम की नहीं। मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा, इंसानों की कर रहा हूं, तो अपनी बात ना कर। तो फोलियम जो है वो फोलियम क्या हो गया? फोलियम जो हो गया वो कैसे हो गए? अवशेषी हो गए उससे। और तीसरे वाले जो एफ वाले बचे उसमें सारी स्वाद कलिकाएं। ठीक है ना? तो ये तीनों एफ में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताया, थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाती है और एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा याद आ जाता है। जहां फिलीफॉर्म सर ने फिल इन द ब्लैंक्स बताया था, इसमें कुछ नहीं होगा। फोलिएट, अच्छा अवशेषी कौन से होंगे? फोलिएट, क्योंकि फोलियम का मतलब पत्ती होता है और कच्ची पत्तियां भोजन के रूप में नहीं खाते। तो मतलब ये कैसे होते हैं? हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे कच्ची पत्ती किसी काम की नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है, तो उसे याद रख सकते हो। बाकी तीसरे फंजीफॉर्म बचे उनमें सारी स्वाद कलिकाएं बस। अब देखो, जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जहां वो स्वाद सबसे ज्यादा पता चलता है। सबसे आगे की तरफ मीठा जो अभी खाया वो पता चला होगा, वो सबसे ज्यादा जीभ के टिप पर पता चलता है। सबसे ज्यादा वो स्वाद का एहसास यहाँ पर होता है। उसके बाद इसके साइड में होगा यहाँ पर सॉल्ट, मतलब नमकीन। ये एरिया किसका है? सॉल्ट का एरिया है। यहाँ नमकीन सबसे ज्यादा फील होता है। और फिर इसके यहाँ पर इस भाग में हम देखें अगर, तो यहाँ पर होता है सॉर या खट्टा। श्योर नहीं, शोर बोलते हैं इसको, खट्टा। ठीक है, तो खट्टे बोल लो, तुम ना बोलो है ना। तो खट्टा स्वाद जो है ये मीठा, नमकीन और खट्टा। अब यहाँ पर और पीछे की तरफ क्या होगा? यहाँ पर इस भाग में, और थोड़ा सा पीछे बना दे, इस भाग में यहाँ पर कौन सा स्वाद होता है? यहाँ पर जीभ का जो क्षेत्र होता है उसमें कड़वा स्वाद सबसे ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, तो खट्टा, उसके बगल में नमकीन, उसके बगल में नहीं मीठा, उसके बगल में नमकीन, उसके बगल में खट्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मीठे के बगल में नमकीन खट्टा नहीं है ना। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसको ऐसे याद रखो, मीठे के साथ नमकीन अच्छा लगता है ना भाई। नॉर्मल लोगों को तो मीठे के साथ खट्टा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है। मीठे के साथ नमकीन अच्छा लगता है ना, तो मीठे बोले नमकीन भी मंगा दो सर, मीठा तो खिला दिया। तो मीठे के साथ क्या है? नमकीन है, उससे याद रख लेना। जैसे मीठे के साथ नमकीन अच्छा लगता है, खट्टा तो अच्छा लगता नहीं है, तो वैसे ही मीठे के साथ क्या है? यहाँ पर भी नमकीन है, फिर लास्ट में खट्टा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जीभ में दो प्रकार की पेशियां होती हैं। जीभ की पेशियां, दो प्रकार की पेशियां जीभ में पाई जाती हैं। एक तो होते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक या जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाह्य पेशी। और दूसरा होता है इसमें इंट्रिंसिक या इसको अंतःपेशी भी कहते हैं। अब इन दोनों का क्या कार्य भाई? बाह्य पेशियां जो होती हैं ये जीभ की गति करवाती हैं। ये जीभ की गति, जीभ जो दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती है वो किन पेशियों के कारण करती है? एक्सट्रिंसिक। कौन सी पेशियों के कारण करती है? एक्सट्रिंसिक पेशियों के कारण। और जीभ का आकार जो परिवर्तन होता है, इंट्रिंसिक है। जीभ का जो आकार परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? इंट्रिंसिक। किसके कारण? इंट्रिंसिक के कारण। ठीक है, जो जीभ के आकार तो क्या आकृति है बेसिकली, वो आकार नहीं बोलना चाहिए, आकृति परिवर्तन जो होता है, उसका शेप परिवर्तित होता है, वो किस पेशियों के कारण होता है? इंट्रिंसिक के कारण। ठीक है, तो ये हो गया जीभ के बारे में। जीभ का कार्य क्या है भाई? जीभ का कार्य, हाँ ये तो स्वाद तो हो गया। चलो, स्वाद के और अलावा क्या है? बोलना, जो तुम सबसे ज्यादा काम करते हो, बोलने में सहायता करना। ठीक है, भोजन को लार के साथ मिलाना, ये भोजन को लार के साथ मिक्स करने का भी काम करती है, मिलाने का भी काम करती है। और तीसरा कार्य आपको पता ही है जो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, स्वाद, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जीभ के कार्य हो गए। अब तीसरी संरचना कौन सी बची मुखगुहा में? तीसरी संरचना कौन सी बची? लार ग्रंथि। दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, अब बची लार ग्रंथि। तो तीसरी संरचना की चलिए अपन बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड या जिसको अपन कहते हैं लार ग्रंथि। अच्छा, लार ग्रंथि क्या मुखगुहा में होती है? मुखगुहा में होती है? मुखगुहा में नहीं होती भाई, गुहा में थोड़ी है, मुखगुहा की भित्ति में है, मुखगुहा में नहीं है। लार ग्रंथि कहां पर है? मुखगुहा की भित्ति में होती है और ये अपने स्राव को मुखगुहा में निकालती है नलिकाओं के द्वारा। इनमें नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा ये अपने स्राव को कहां भेजती है? मुखगुहा में, लेकिन मुखगुहा में होती नहीं है। तो यहां पर लार ग्रंथियां जो है मुखगुहा के बाहर, हम लिखेंगे मुखगुहा के बाहर भित्ति में स्थित होती है, भित्ति में स्थित है। और ये क्या करती है? ये अपने स्राव को डक्ट के द्वारा या नलिकाओं द्वारा गुहा में भेजती है।
मुखगुहा में भेजती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं लाल ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की लाल ग्रंथि है। कौन कौन सी? कौन कौन सी है? पैरोटिड है एक तो। ठीक है, पैरोटिड को क्या लिखते हैं? कर्णपूर्व भी लिखते हैं। पैरोटिड ग्रंथि को कर्णपूर्व भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। दूसरा है सब मैक्सिलरी, या इसका दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोजंभ ना। और तीसरी है सबलिंगुअल, तीसरी है सबलिंगुअल, जिसको कहते हैं अधो, ऐसा क्या बोलते हैं? देख लें, अधोजिह्वा। हाँ, लिंगुआ मतलब जीभ होती है, जीभ के नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। तो इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं कहाँ पे स्थित होती है। सबसे पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं भाई। तो पैरोटिड कहाँ पर होगी? यहाँ पर दोनों तरफ, कान के आगे की तरफ और गाल में। तो पैरोटिड कहाँ पर मिलेगी? इसका मतलब है पैरोटिड मिलेगी गाल में। सब मैक्सिलरी कहाँ मिलती है? सब मैक्सिलरी इस भाग में। देखिए निचला जबड़ा कोण बना रहा है यहाँ पर, निचला जबड़ा जो है ये कोण बनाता है, यहाँ पे घुमा होता है। ठीक है, इसी कोण पर स्थित होती है, इसी कोण पर। तो अपन इसकी स्थिति क्या लिखेंगे? कहाँ पर होती है? ये निचले जबड़े के कोण पर होती है। और तीसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब ये कहाँ होती है? ये जीभ के नीचे स्थित होती है। सबलिंगुअल है कहाँ पर होगी? जीभ के नीचे स्थित होगी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर कि लार का प्रतिशत। भाई लार का कितना प्रतिशत बनाती है? भाई इन तीनों के स्राव को लार कहते हैं ना, इन तीनों का ही स्राव मिलकर तो लार बनाएगा। लार का कौन सा कितना प्रतिशत बनाती है? तो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लार का लगभग 25% बनाती है। सब मैक्सिलरी जो है वो 70% बनाती है, और ये 5% बनाती है। जो लार है उसका 25% पैरोटिड ग्रंथि के स्राव से बनता है, 70% सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि के स्राव से बनता है, और 5% सब लिंगुअल ग्रंथि के स्राव से बनता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखते हैं कि इनकी, हमने कहा इनकी नलिकाएं भी तो होंगी। भाई ये नलिकाओं के द्वारा अपने स्राव को मुखगुहा में भेजती है ना, तो नलिकाएं भी होंगी। पैरोटिड ग्रंथि की नलिका कहलाती है स्टेंसन नलिका, यहाँ पर सब मैक्सिलरी ग्रंथि की नलिका कहलाती है वार्टन नलिका, और सब लिंगुअल की नलिका कहलाती है रिवीनस नलिका। रिवीनस, या इसको कहते हैं बार्थोलिन नलिका। रिवीनस या क्या बोलते हैं? ये कहलाती है रिवीनस नलिका, या क्या कहते हैं? बार्थोलिन नलिका इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है लाल ग्रंथियां। क्लियर? तो लाल ग्रंथि कितनी होती है? कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? सबसे पहली कहां पर होगी? कहां पर? लाल का कितना प्रतिशत? लाल का कितना प्रतिशत? 25। नलिका का नाम? नलिका कौन सी? इंटेंशन। दूसरी कौन सी? सब मैक्सिलरी, या दूसरा नाम सब मैंडिबुलर। कहां पर होगी? निचले जबड़े के कोण पर। लाल का कितना प्रतिशत? लाल का कितना प्रतिशत? 70। कौन सी नलिका? वार्टन नलिका। तीसरी ग्रंथि, तीसरी कौन सी? सब लिंगुअल। कहां पर? जीभ के नीचे। लाल का कितना प्रतिशत? 5। नलिका क्या कहलाएगी? रिवीनस या बार्थोलिन नलिका। रिवीनस या बार्थोलिन नलिका। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना वो ये है पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है तीनों में। ठीक है, और इसी पैरोटिड ग्रंथि में जब संक्रमण हो जाता है, इसको अपन कहते हैं पैरोटिटिस। उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं? पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस या मम्स कहते हैं, सुना होगा आपने? मम्स सुना है? मम्स क्या होता है? वो जहाँ पे सूज जाते हैं ना, गलसुआ भी कहते हैं जिसको, गलसुआ कहते हैं। यहाँ पर पूरी सूज जाती है ये, जिसमें पहले काली पट्टी लगाई जाती थी, छेद वाली, पता नहीं अब तो ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। तो ये जो मम्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गलसुआ कहते हैं। और ये पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण है। ये किसका संक्रमण है? पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण होता है। अच्छा, इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव अपन ने कहा, इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर क्या बनाता है? लार बनाता है। लार के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन पाचन की कार्यकी पढ़ रहे होंगे कि मुखगुहा में कैसे पाचन होता है। ठीक है, वो अपन पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। तब कहाँ पर मिली? तब उसको कहाँ पर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? लार के बारे में, कि लार में क्या क्या होता है। अभी केवल मैंने संरचना बताई है ग्रंथियों के बारे में, उसके बारे में पढ़ रहे थे। लार में क्या क्या होता है ये अपन जब पाचन पढ़ रहे होंगे उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है ना? अब इसके बाद चलिए, तो मुखगुहा तो हो गई कंप्लीट। भाई मुखगुहा में अपन ने इसके छिद्र देख लिए। बाहर की तरफ किसके द्वारा खुलती है? बाहर की तरफ मुखगुहा किसके द्वारा खुलती है? मुख द्वारा। अंदर की तरफ किसमें खुलती है? अंदर की तरफ ग्रसनी में खुलती है। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी भाग, मुखगुहा का ऊपरी भाग तालु कहेंगे ना। आगे की तरफ कठोर तालु, पीछे की तरफ मुलायम तालु। कठोर तालु में जो झिल्ली के बलन होते हैं उसको क्या कहते हैं? पैलेटाइन रुकी कहते हैं, उसको पैलेटाइन रुकी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मुखगुहा के बारे में अपन ने पढ़ लिया, दांत भी पढ़ लिए, जीभ भी पढ़ ली और लार ग्रंथि भी पढ़ ली। अब अपन मुखगुहा के बाद दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग कौन सा था? दूसरा भाग है फेरिंक्स, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रसनी। फेरिंक्स या ग्रसनी। देखो यहाँ पर ये फेरिंक्स या ग्रसनी जो होती है ना, ये एक सामान्य मार्ग होता है। इसका देखो, नाक से वायु आएगी यहाँ पर, नाक से क्या आ रही है? वायु। और मुखगुहा से क्या आ रहा है? भोजन। मुखगुहा से क्या आ रहा है? भोजन। और इसका ये जो कॉमन पैसेज है, सामान्य मार्ग है, ये पूरा भाग क्या कहला रहा है? फेरिंक्स या ग्रसनी कहला रहा है। तो फेरिंक्स या ग्रसनी के बारे में अपन कह सकते हैं कि ये भोजन और वायु और भोजन का क्या है? ये उभयनिष्ठ मार्ग है, जहां पर वायु भी आएगी और भोजन भी आएगा। नाक से वायु भी आ रही है और मुखगुहा से भोजन भी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ अगर देखें, ये जो है सामने की तरफ जो होती है वो ट्रेकिया होती है, श्वास नली, और पीछे की तरफ ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस या जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रसिका।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रसिका। तो सामने की तरफ क्या है, ट्रेकिया है, और इसके पीछे क्या होगी, ग्रसिका होगी। इसके पीछे क्या होगी, ग्रसिका होगी। और ट्रेकिया का ये जो छिद्र है ना, ये छिद्र दिख रहा है जिसके माध्यम से ये ग्रसनी में खुलती है, ट्रेकिया का छिद्र कहलाता है ग्लॉटिस। क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है, ट्रेकिया का छिद्र है भाई, ग्लॉटिस, ठीक है। और इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर ईसोफेगस का छिद्र भी तो होगा, इसको कहते हैं गलेट। गलेट किसका छिद्र है, ईसोफेगस या ग्रसिका का छिद्र है फेरिंग्स में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फेरिंग्स है इसमें ट्रेकिया भी खुल रही है भाई, नासा गुहा तो खुली रही है, मुख गुहा भी खुल रही है, लेकिन यहाँ से ट्रेकिया भी खुल रही है और ईसोफेगस भी खुल रही है। ट्रेकिया का जो छिद्र है उसको क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। ट्रेकिया का छिद्र क्या कहलाएगा, ग्लॉटिस। और ईसोफेगस का छिद्र क्या कहलाएगा, गलेट। ईसोफेगस का छिद्र गलेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रेकिया में कितने छिद्र होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ट्रेकिया सॉरी ग्रसनी में, ट्रेकिया में, ग्रसनी में टोटल कितने, 7 छिद्र मिलते हैं। ग्रसनी में 7 छिद्र होते हैं, दो नाक के अंदर की तरफ, नाक के 2 बाहर है तो 2 अंदर भी तो है। तो 2 अंतःनासा छिद्र कितने हैं, अंतःनासा छिद्र 2 हो गए। अंतःनासा छिद्र है कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अंतःनासा छिद्र 2 है। और क्या है भाई, मुख गुहा का छिद्र भी तो है, कितने, 1 ही पका। अच्छा, मुख गुहा का छिद्र हो गया एक, जिसको कहते हैं फॉसिस। मुख गुहा के छिद्र को हम कहते हैं फॉसिस कहते हैं। फॉसिस क्या है, मुख गुहा का छिद्र, जो ग्रसनी में होगा ना उसको कहेंगे। तो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और बताओ तीसरा, ग्लॉटिस और गलेट 2 भी अपने पढ़े भाई, 2 तो ये पढ़ लिए ना। एक तो पढ़ लिया कौन सा, ग्लॉटिस, ट्रेकिया का छिद्र है ना, कितना, 1। गलेट कितना, ईसोफेगस का छिद्र है ना गलेट, 1। कितने हो गए, 5। कितने बचे, 2 बचे। यूस्टेचियन नलिका, यूस्टेचियन नलिका जो मध्य कर्ण से आती है और मध्य कर्ण से जो है ग्रसनी में खुलती है। ये मध्य कर्ण और ग्रसनी को जोड़ती है, 2 मध्य कर्ण है ना, तो ये 2 होगी ना भाई। यूस्टेचियन नलिका क्या करती है, जैसे हमारी जो कान का पर्दा है उसके दोनों तरफ प्रेशर को मेंटेन करके रखती है कि जितना दाब बाहर लगेगा उतना ही दाब यूस्टेचियन नलिका अंदर लगा देती है। तो कान का पर्दा फटता नहीं। एक कागज है मान लो पतला सा, उसको एक साइड से दबाओ और दूसरे साइड से भी उतने प्रेशर से दबाओ तो क्या फटेगा कागज, नहीं फटेगा। लेकिन एक साइड से प्रेस कर दिया तो फट जाएगा। तो एक साइड जितनी जोर की दबा रहे दूसरे साइड उतनी जोर की दबा लो, कितना भी प्रेशर लगा लो वो नहीं फटने वाला। बस वही बात है, कान का पर्दा हमारा पतला, बाहर से मान लो आवाज तेज आ गई और वही तेज हमने अंदर से प्रेशर मेंटेन कर दिया तो नहीं फटेगा। ऐसे होता है ना। तो अंदर से दाब कौन मेंटेन करता है, बाहर का तो हमारे हाथ में नहीं है, बाहर का तो परिवर्तित होता रहता है। तो अंदर से बाहर वाले के बराबर अंदर से भी दाब लगाए ना उस कान के पर्दे पे, तो अंदर से कौन लगाता है, यही यूस्टेचियन नलिका। इससे वायु जो जाती है ग्रसनी के माध्यम से, वही वायु अंदर से भी उतना दाब लगाती है जितना कान के पर्दे पे बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसलिए कान का पर्दा नहीं फटता। तो यूस्टेचियन नलिका कितनी हो गई, यूस्टेचियन नलिका भी हो गई कितनी, ये 2 हो गई। तो कितने छिद्र हो गए भाई, तो 7 छिद्र हो गए ना, हो गए, ठीक है। 7 छिद्र होते हैं और इसके 3 भाग होते हैं असल में। ग्रसनी में 7 छिद्र हैं और 7 छिद्र के साथ साथ क्या है इसमें, इसके 3 भाग। कहां बनाऊं 3 भाग, जगह का सदुपयोग करें। चलो, एक तो गोल कम पड़ जाता है। देखो ऊपर वाला भाग ग्रसनी का नासा ग्रसनी कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, नासा ग्रसनी, या इसको कहते हैं अपन नेजोफेरिंक्स। ऊपर वाला भाग कौन सा, जहां पे नासा गुहा खुल रही है भाई, नासा छिद्र होते हैं, ठीक है। ये नाक से वायु आएगी ना यहाँ पर। नीचे वाला भाग जो मुख गुहा जहां खुलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी या इसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स। मुख ग्रसनी या क्या कहते हैं इसको, ओरोफेरिंक्स। और नीचे वाला भाग ग्रसनी का जिसमें कि ये ट्रेकिया और ईसोफेगस खुलती है, इसको हम कहते हैं, ये जो नीचे वाला भाग है इसको अपन कहते हैं कंठ ग्रसनी। ये क्या कहलाती है, कंठ ग्रसनी। कौन सा भाग है, ये नीचे वाला, ये वाला भाग जहां पे क्या खुल रहे हैं, जहां पे ये दोनों खुल रहे हैं, कंठ ग्रसनी। इसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। इसको क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। तो 3 भाग हो गए। देख लो क्या, मैं जैसे बाद में लिखने में दिक्कत ना। ऊपर वाला भाग जो है जहां पे नासा छिद्र खुल रहे हैं, ये नासा ग्रसनी। बीच वाला भाग जहां मुख गुहा खुल रही है वो मुख ग्रसनी। और नीचे वाला ये ग्रसनी का भाग जहां पे ट्रेकिया और ईसोफेगस खुल रही है उसको क्या बोलेंगे, कंठ ग्रसनी या लैरिंगोफेरिंक्स। कंठ ग्रसनी या लैरिंगोफेरिंक्स। तो ये 3 भाग है भाई। तो ग्रसनी में 3 भाग। ग्रसनी में सीधे सा क्या याद रखना है, एक तो भोजन और वायु दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठमाल। भोजन और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठमाल। कितने छिद्र, कितने छिद्र, 7। कितने भाग, 3 भाग, ठीक है। तो इतना याद रखना है ग्रसनी में। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट कर लीजिए भाई, ये 2 लिखा है, ऑक्सीजन मत लिख लेना तुम, O2 2, ये 2 यूस्टेचियन ट्यूब ऑक्सीजन O2। तो तुम चमत्कारी लोगों कुछ भी कर सकते हैं, क्या हो गया, और भी कोई दिक्कत। अच्छा, अंतःनासा छिद्र, अर्थ का अनर्थ कर दो। चलो तो आज को इतना नोट कर लो, आगे नेक्स्ट क्लास में आहार नाल की औतिकी पढ़ेंगे। ग्रसनी में इतना ही था, बाकी टॉन्सिल्स वगैरह भी होते हैं वो अपन श्वसन तंत्र में पढ़ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बताए।